ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जैम 2020 के प्रीवियस ईयर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है वो है बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है और उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसने दे रखा है अल्कोहल, यहाँ भी दे रखा है इसने ईथर, यहाँ दे रखा है अल्कोहल और यहाँ भी दे रखा है इसने अल्कोहल। तो हम अप्रोच कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन को? हमें पता है अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ईथर से तो ज़्यादा होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ईथर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ईथर तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 11वीं क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है ना। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे इससे ज़्यादा ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज़्यादा आ जाए, पहले आ जाएगा मेरे पास, सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। और फिर होएगा थर्ड का ब्रांचिंग की वजह से, फिर होगा फोर्थ का। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बस याद रखना ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। अगर तुम्हें बस ये भी पता होता है कि ईथर लास्ट आएगा सेकंड में और फर्स्ट ऑप्शन आएगा अल्कोहल में जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, तो तुम्हारा ये ऑप्शन ए और बी तो वैसे एलिमिनेट होते हैं, तुम फंसते बस सी और डी में। फिर तुम्हें इन दोनों के बीच में कंपेयर करके देखना ही पड़ता है ना। पर कुछ भी समझ ना आए तो पहले एलिमिनेशन टेक्निक से जाओ कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है किस मेथड से। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आर एस नोमेनक्लेचर से हमें असाइन करना है कि आर है कि एस है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये हमें दे रखा है एच और इधर रखा है NH2 और CH2SH और COOH, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं CIP रूल। तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी उसे मिलेगी जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी कार्बन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो नाइट्रोजन को नंबर 1, हाइड्रोजन को 4, और यहाँ पे देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ सल्फर है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हमारे पास ज़्यादा है, एटॉमिक मास भी ज़्यादा है। तो सल्फर को हम लेंगे यहाँ पे नंबर 2, सल्फर वाले कार्बन को, और यहाँ पे लेंगे हम नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 3 पे जाना है, 4 को अवॉइड करके, मतलब 1 से लेके ऐसे जाना है 3 पे। तो देखना है डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम करेंगे 1 2 और 3 ऐसे। तो ये हमारे पास आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास वैसे क्या होता है, एस होता है ना। तो एस आना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल पे। ये रूल तो अप्लाई करता है अगर हाइड्रोजन हमारे पास आएगा वर्टिकल पे। अगर हाइड्रोजन वर्टिकल पे है और एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास आ जाएगा एस। अगर वर्टिकल पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे एस आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आर। तो सिर्फ ऑप्शन बी है, ये हमारे पास आ जाएगा आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। बस ये याद रखना है एच को हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो रिवर्स हो जाएगा, आर अगर आर होता तो आर का एस हो जाएगा, और एस होगा तो एस का आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा इसको। तो यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट दे रखा है डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ और दे रखा है ETMGBr, ET2O। तो सॉल्वेंट है, इसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है E2O का, है ना। और अगर ये हमें देखें, हमने पढ़ा है थोड़ा सा, अगर हम बुद्धि दौड़ाएं अपनी, तो हमने क्या पढ़ा है, ये दे रखा है हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की? ये होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ पे जो है, ये है हार्ड सेंटर कंपनी, और ये है हमारे पास सॉफ्ट सेंटर, ठीक है। तो ग्रीनार्ड रीजेंट हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करना चाहेगा हार्ड सेंटर के ऊपर, मतलब 1,2 एडिशन दिखाएगा, 1,4 एडिशन नहीं दिखाएगा। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे और ये ऊपर जाएगा O माइनस, ठीक है। हमारे पास ये देगा
ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा O माइनस और यहाँ लग जाएगा ET। अब हमें आगे दे रखा है इसने CrO3, CR डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज अटैक करेगा इस पे और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक। और हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा ये आएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, यहाँ पे O, यहाँ पे CR डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे ET ऐसे ही। अब इस टाइम में क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बॉन्ड शिफ्ट होगी यहाँ पे और ये वाली बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगी और ये बाहर हो जाएगा। CrO3 जैसे इंड्यूस होता है वैसे ही बाहर हो जाएगा CrO3 वाला ग्रुप और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट ऐसे। यहाँ आएगा ET, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसने मेरे को आगे दे रखा है, अगले उसमें रिएजेंट इसने मेरे को दे रखा है विटिक रिएजेंट, देखो ना PPS3CH2, ये है फॉस्फोरस इलाइड। तो इसने दे रखा है फॉस्फोरस इलाइड PPH3 डबल बॉन्ड CH2। जब भी फॉस्फोरस इलाइड दे रखो ऑक्सीजन पर अटैक करता है सीधा, इसका मैकेनिज्म भी वैसा, पर अभी इतना समय नहीं है कि मैकेनिज्म समझा पाऊँ मैं, तो सीधा याद रखो ये PPS3 और ऑक्सीजन को बाहर निकालो यहाँ से, ठीक है। और जो CH2 का है इसको डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कर दो यहाँ पे, जैसे कि ऐसे ET और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे होता है, अगर मान लो PPS3 के साथ होता, PPS3 के साथ होता डबल बॉन्ड C और CH3 ये होता, तो डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच करता है इतना हिस्से के साथ। जैसे भी यहाँ CH2 अटैच है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली वाला अटैच होता। तो फॉस्फोरस इलाइड का अटैक ऐसे होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यहाँ से फॉस्फोरस बाहर निकलता है और ये डायरेक्टली अटैच होता है इस डबल बॉन्ड के साथ में और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ET को इसमें ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन में जैसे देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, ET को डबल बॉन्ड ऐसे, ये ET और ये डबल बॉन्ड ऐसे। तो ऑप्शन जो B है हमारे पास ये ऑप्शन B है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये ET, ये डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रखी है। तो ये थोड़ा पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कि कहीं 1,4 एडिशन करा दो यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा 1,2 एडिशन पे। फिर CrO3 किस तरह से अटैक करेगा, फिर ये विटिक रिएजेंट है, रिएजेंट पहचानने आने चाहिए तुम्हें पहले कि विटिक रिएजेंट है कैसे अटैक करेगा, कहीं पहचान ही नहीं पा रहे, सोच रहे पता नहीं क्या दे दिया एग्जाम में, तो ये भी ऐसे नहीं होना, पहले हर चीज़ को पढ़ के समझ के अटेम्प्ट करना है हर चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ, ये है PH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे BR, यहाँ है ME, यहाँ है BR। यहाँ दे रखा गया स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस MEOH के साथ। ये क्या करेगा, यहाँ पे माइनस बेस दे रखा है, बेस क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। ये कौन सी रिएक्शन है वैसे, ये है फेवरस की। फेवरस की तो देख के ही पता लग जाना चाहिए कि फेवरस की है। फेवरस की में क्या क्या होता है, एक पहले फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। सेकंड में नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये होती है फेवरस्की के कुछ नियम, इसी को फॉलो करके चलती है फेवरस्की। बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा, ये वाली हाइड्रोजन जो है इसको, और जनरेट करेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ से निकालेगा लिविंग ग्रुप को बाहर और देगा ये PH, यहाँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसे, 3 मेंबर की रिंग बन गई ना, ट्रांजिशन बन गई 3 मेंबर की, MEBR। अब जो 3 मेंबर रिंग होती है ये अनस्टेबल होती है क्योंकि स्ट्रेन होता है रिंग में ना, तो यहाँ से OMe माइनस आएगा अटैक करने यहाँ, और ये अटैक करेगा ऐसे, ये O माइनस ऊपर और हमें देगा ये कुछ ऐसे, ये 3 मेंबर रिंग ऐसी, ये PH ऐसे ही है, यहाँ O माइनस और यहाँ OMe।
और यहाँ बी आर और यहाँ पे एम ई। अब ये ओ एम ई, सॉरी ओ पे जो नेगेटिव चार्ज है वापस आएगा और ये बॉन्ड से ऐसे ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होएगी पी एच, यहाँ यहाँ एम ई और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऐसे इस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई और यहाँ पे बी आर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा और ये बी आर यहाँ से एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। पी एच डबल बॉन्ड एम ई और यहाँ पे देगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई। मेरे पास ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि अगर माइनस चार्ज यहाँ से आएगा और ये बॉन्ड यहाँ नहीं चाहिए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, है ना। करके देख लेते हैं इसको भी। पी एच यहाँ पे ये और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई और यहाँ एम ई बी, यहाँ पे बी आर और इस पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ पे जो बी आर है ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकलना है रिएक्शन में। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ से ऐसे शेयर करके बी आर को बाहर निकाल सकता है। यहाँ भले ही थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा कि बी आर का माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबल कर देगा, पर रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये है कि बी आर एक गुड लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकलना पड़ेगा और हमारे पास एल्कीन एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास आंसर एल्कीन आएगा। और जैसे प्रोडक्ट में देख के पता लग रहा है हमें कि हर जगह एल्कीन ही बन रखी है, तो बी आर तो कोई है ही नहीं, तो हमें यही पता लग रहा है कि यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस पर दिमाग खर्च ही नहीं करना कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा। ऑप्शन देखो टिक करो। तो ऑप्शन में दे रखा है हमें, एग्ज़ाम में सोचना, ऐसे घर में तो पढ़ के जाना है। ऑप्शन ए में हमारे पास दे रखी है ये जो हमारा प्रोडक्ट है, देखो बिल्कुल यही बन रखा है, पी एच डबल बॉन्ड ओ एम ई, हाँ यही है। ठीक है। तो ये रिएक्शन है फेवरस्की, हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं फेवरस्की से 2 नंबर के, बहुत ही आसान रिएक्शन है, फ्री के 2 नंबर दिला के जाती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे, रेट ऑफ सोलोलाइसिस। रेट ऑफ सोलोलाइसिस भी एक इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमेशा याद रखना है जब भी सोलोलाइसिस पूछे तो वहाँ पे हमें क्या बनाना है, कार्बोकैटायन। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करना है और फिर उसके सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ सोलोलाइसिस ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर 3 कर लेते हैं, चलो चेक। तो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है हमें ऐसे, और जब मैं इसका कार्बोकैटायन बनाऊंगा, इस बी आर नेगेटिव को बाहर निकालो और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा ऐसे। तो हम देखते हैं कि पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं था और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। ठीक है। तो हमें आइडिया आ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड तो ड्राइविंग फोर्स सबसे ज़्यादा रेट तो इसी का होगा, क्योंकि एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहेगा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहेगा कि मैं ऑर्गेनिक एरोमेटिक बन जाऊँ, और जब हम इसको एरोमेटिक बनाएंगे तो उसका रेट तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, तो थर्ड का रेट तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाता हूँ बी आर नेगेटिव को रिलीज, जब अगर ये लीव करेगा बी आर नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के आते ये सब्सटेंस कैसा बन जाएगा, कंपाउंड, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है। और एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक से भी ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म लिस्ट के होते हैं, तो लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 4th। ठीक है। अब कंपेयर करना है इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट जो फर्स्ट कंपाउंड है ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये है ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड देखो ना, ये कंपाउंड है ऐसे में, और ये ब्रिजिंग हो रही है यहाँ से, और ये पोजीशन होती है ब्रिज हेड, एक ये वाली पोजीशन और एक ये पोजीशन, दोनों ब्रिज हेड है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। तो ये तो हमें पता है कि फिर
सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड यहाँ और यहाँ थर्ड। और सेकंड वाला इसलिए भी ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सेकंड वाले में रेजोनेंस भी है। इफ़ आई एम रिमेंबरिंग, यहाँ यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज है कार्बोकेटाइन ना, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। तो इसमें थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आते ही। फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा तो लीस्ट स्टेबल। इसमें रेजोनेंस है, इसमें ब्रिज हेड पोजिशन की वजह से ये मतलब फोर्थ से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, पर इन सबसे सबसे लेस स्टेबल है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो ये हमारा आइडिया सोलोलिसिस का ऑर्डर। क्या याद रखना सोलोलिसिस में, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसकी स्टेबिलिटी पर डिटरमाइन करो। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन की, उसका रेट ऑफ सोलोलिसिस सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक नेम रिएक्शन ही है। तो ये है मैकमरी कपलिंग का क्वेश्चन है। मैकमरी मैकमरी कपलिंग बेसिकली होता है कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे होते हैं हमें। कार्बोनिल कंपाउंड, देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है एल्डिहाइड है ना, CH डबल बॉन्ड हो। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा TiCl3 के प्रेजेंस में, कॉपर और जिंक के प्रेजेंस में, तो ये कपल कर जाएंगे, एल्कीन बन जाएगी। कैसे? PH यहाँ OMe, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, फिर से यहाँ कार्बन गिनने पड़ेंगे ज़रा यहाँ ना। एक कार्बन ये होगा, इसमें एक कार्बन और दूसरा कार्बन, यहाँ OMe ऐसे, और यहाँ PH। तो ये हमारे पास होगी कपलिंग यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल हुई मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने दे रखा है हमको HCl, ये कराएगा ईथर का हाइड्रोलिसिस। H पॉजिटिव देगा ना, यहाँ से देगा H पॉजिटिव, और हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा PH, बेसिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा OH, और ये CH डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे OH और PH। अब ये होगा कीटो इनॉल, ये इसकी इनॉल फॉर्म है ना, तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, तो क्या करेगा कीटो इनॉल टॉटमरिज्म, बेसिकली टॉटमराइज करेगा। ऐसे ऑक्सीजन के लेवन पर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस एच पर, ये OH वाले H है ना, इस H पॉजिटिव को ले लेगा। ये सेम कहानी होगी, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, और H पॉजिटिव को ले लेगा, और हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो आएगा PH, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये एक कार्बन ऐसी, और यहाँ पर एक CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ ऐसे, और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे PH। बस सेंटर में एक डबल बॉन्ड एल्कीन आ जाएगी हमारे पास, बाकी जगह कीटोन रहेगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें दो हैं, इस पहले सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें दो हैं, दो डबल बॉन्ड है ना, एक एक है, ये तो है नहीं, इसमें भी सिमेट्री नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। पहली रिएक्शन थी मैकमरी कपलिंग, दूसरी तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस वगैरह की कहानी थी। पहले ये इंपॉर्टेंट तो ये था कि ये रिएजेंट करेगा क्या, तो ये करेगा कपलिंग रिएजेंट रिएक्शन, इसका नाम है मैकमरी कपलिंग। अगर कीटोन होता है तब भी यही मैकेनिज्म दिखाता है, और एल्डिहाइड में भी यही दिखाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में दिखाता है बेसिकली ये ना मैकेनिज्म। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन कहाँ से ही है, पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन है। पेरीसाइक्लिक, राइटिंग थोड़ी ख़राब है यार। पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे ये डाइइन है ना हमारे पास, हर जगह देखो डाइइन दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है फ्यूरन, यहाँ पे दे रखा है पायरोल, और यहाँ पे दे रखा है थायोफिन। तो जितना भी है 5 मेंबर, हमें रिएक्शन में इतना पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए हमें, ये इतना डाइइन वाला इतना पार्ट रिएक्ट करता है। तो वो बोल रहा है कि डायल सेल्डर रिएक्शन में एक्टिवेशन बैरियर फॉलोज द ऑर्डर, कि सबसे कम एनर्जी पे कौन सा प्रोसीड करेगा एक्टिवेशन बैरियर, सबसे ज़्यादा किसका होगा, है ना। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्यूरन की और थायोफिन की और पायरोल की,
तो फ्यूरन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। फिर है हमारे पास पायरोल, पायरोल पायरोल। फिर है फ्यूरन। ठीक है। अब जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन किस में है, कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे ज़्यादा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में रहेंगे, तो मतलब रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे हमारे पास। और जो रिएक्शन में कम अवेलेबल होगा उसका एक्टिवेशन बैरियर ज़्यादा होगा, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पर कोई कॉन्जुग सिस्टम ही नहीं एरोमेटिक का, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, रिएक्शन में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो जो थर्ड, ये देखो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, इसका एक्टिवेशन बैरियर सबसे ज़्यादा है। फिर पायरोल ज़्यादा एरोमेटिक है इसके कंपेयर में, मतलब सबसे ज़्यादा थायोफिन है, फिर पायरोल है, तो फिर पायरोल एक्टिवेशन बैरियर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी फर्स्ट वाले में कोई सीन ही नहीं है इसका एरोमेटिक का ना कॉन्जुगेशन का, तो इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ये देखो इसका एक्टिवेशन बैरियर सबसे कम होगा। सबसे बड़ा डायल सेल्टर रिएक्शन हमारे पास यही दिखाएगा, ये ए वाला जो डाइन सिंपल 5 मेंबर रिंग की जो है, ये वाली डाइन सबसे आसानी से डायल सेल्टर रिएक्शन में जाएगी। तो ये पूछ रहा था बस वो क्वेश्चन में, इसके लिए थोड़ी सी डायल सेल्टर रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि डाइन कैसा होना चाहिए, डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए। आगे कहीं पूछ ले वो तो, जैसे 2021 में पूछ रखा था उसने क्वेश्चन, रिएक्शन करा रखी थी, तो वहाँ पे हमारा कंसेप्ट लग रहा था कि डाइन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होनी चाहिए और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया था पिछली बार क्वेश्चन एक, वो भी प्रीवियस ईयर डाल रखे, अपलोड कर रखी मैंने वीडियो 2021 की, वो देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये है बेसिकली एडिशन ऑफ आयोडीन, वैसे है आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन। तो सबसे सिंपल मतलब रिएक्शन का नाम है आयोडो इलेक्ट्रोनाइजेशन। यहाँ पे दे रखा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। देखो सबसे पहले आयोडीन दे रखा है उसने, आयोडीन का एडिशन होता है डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है एडिशन कुछ। यहाँ पे जैसे मान लो मैं नीचे से अटैक कराता हूँ तो ऐसे होता है, यहाँ आई और यहाँ आई, ऐसे नीचे की तरफ अटैक होता है दोनों का, और बाकी सिस्टम ऐसे रहेगा हमारा सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओ एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दे रखा है बेस NaHCO3, बेस दे रखा है। बेस क्या करेगा, अल्फा एच को निकालेगा, एसिडिक एच को, एसिडिक एच क्या है ये, इसको बाहर निकालते ओ पे नेगेटिव चार्ज, ओ पे आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से करेगा, ये नीचे है बिलो द प्लेन है ना, ये डैश मतलब बिलो द प्लेन, तो ये अटैक करेगा वेज से, और जब ये अटैक करेगा वेज से तो ये ऐसे देगा कुछ, ये तो अभी भी बिलो द प्लेन रहेगा आयोडीन, और ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे ओ और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये भी आ जाएगा वेज पे, क्योंकि रिंग है ना ऊपर से फॉर्म करेगी। देखो ये भी अब द प्लेन रहेगा, ये भी। अब ऐसा तो होगा नहीं ट्रांस में कि ये वाली बॉन्ड नीचे आ जाए और ये वाली बॉन्ड ऊपर आ जाए, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। या तो अगर तुम यहाँ से आयोडीन से पहले अटैक कराते नीचे ऊपर से ऐसे अटैक कराते, ठीक है, तब इसने भी नीचे रहना था, इस वाली बॉन्ड ने, इस वाली बॉन्ड ने, और इस वाली ने भी नीचे रहना था। लेकिन हमने पहले नीचे से कराया तो ये वाली बॉन्ड भी वेज पे रहेगी, ऊपर से अटैक होगा अबव द प्लेन से, और ये वाली बॉन्ड भी ऊपर रहेगी अबव द प्लेन से। मतलब ट्रांस सिस्टम नहीं बनेगा एक तरह से, दोनों बॉन्ड हमारी जो रहेंगी वो रहेंगी ऊपर की तरफ से अबव द प्लेन से, और आयोडीन रहेगा हमारे पास बिलो द प्लेन। और ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास बी, यहाँ पे दोनों अबव द प्लेन है, एम है तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, ऊपर से होगा और ये नीचे से रहेगा। ये ट्रांस बना रखे अनस्टेबल सिस्टम है, ये ऊपर है ये नीचे है, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी ऊपर नीचे, ये भी गलत है। तो सिर्फ बी वाला सिस्टम हमारे पास स्टेबल बचता है। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म 2020 के कि 21 के हैं, 20 के हैं शायद ये। और कोई क्वेश्चन बच रहा होगा तो मैं बाद में करा दूंगा वो। अगर इसमें किसी में कुछ डाउट हो, फेवरस्की में हो जाए चाहे मैकमेरी में हो जाए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहीं मैं उसका आंसर कर दूंगा। इसके साथ लेक्चर करते हैं ख़त्म। आप सभी का धन्यवाद।